कि देर कर दोगे अगर पढ़ाई में मन लगाने में, देर कर दोगे अगर पढ़ाई में मन लगाने में, तो पूरी जिंदगी लग जाएगी पीछे से आगे आने में। तो इसी नोट पे मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। आज हम फिर एक बार आपसे मिल रहे हैं विद सैंपल पेपर सॉल्विंग सीरीज। डिस्टिंग्विश बिटवीन हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के, और यहाँ पर आज फिर एक बार एक सैंपल पेपर में से हम 5 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश करने वाले हैं। अब तक हमने 15 डिस्टिंग्विश किए हैं और अब और 5 हम उसमें ऐड ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, जहां पर 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, वहां पर ऑलरेडी हमने पीडीएफ डाल दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो डाउनलोड नहीं किए तो जरूर कर लो। वहां पर इकोनॉमिक्स के आईएमपी डिस्टिंग्विश, वहां पे ओसीएम के आईएमपी डिस्टिंग्विश, वहां पे एसपी के आईएमपी डिस्टिंग्विश डाल चुका हूं मैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आपको ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये सैंपल पेपर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इनको लगातार सॉल्व करेंगे, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। और इसमें आपकी मदद करेगी हमारी ओसवाल की ये बुक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। और ये बुक बहुत काम की है क्योंकि इसके अंदर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आपको सारे बुक्स जो है, सारे पेपर्स जो है मिल जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसी सभी के आपको 2 पास पेपर्स और 3 सैंपल पेपर्स मिलेंगे। 2 पास पेपर्स और 3 सैंपल पेपर्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात सॉल्यूशन के साथ आपको ये मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर वहां से इस बुक को परचेज कीजिएगा। और सैंपल पेपर्स सॉल्व करना ही अभी के लिए समझदारी की बात है, बिकॉज अब अगर आप पूरी बुक पढ़ने बैठेंगे, रिवाइज करने बैठेंगे और स्टार्टिंग से सब कुछ करने जाएंगे तो इट विल बी अ लॉट फॉर यू टू कंप्लीट द सिलेबस। अगर आपको आसानी से कंप्लीट करना है तो सैंपल पेपर सॉल्विंग विद सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी द बेस्ट पार्ट, और उसमें ये बुक आपकी बहुत मदद करेगी। चलिए फटाफट से आज के 5 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश देखते हैं। तो दिस इज द टुडेज पार्ट विच वी आर गोइंग टू कवर। डिस्टिंग्विश बिटवीन में इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, स्टॉक एंड सप्लाई, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल लेवी, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। ये 5 क्वेश्चन है आज के। मैं चाहता हूं कि आप सभी ये सीरीज के जरिए डिस्टिंग्विश का एक कलेक्शन बनाएं और आईएमपी डिस्टिंग्विश मार्क करें। अपना जो टेलीग्राम पे पीडीएफ है उसको भी देखें, वहां से आईएमपी डिस्टिंग्विश मार्क करें और फिर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। अपन फ्री टेस्ट पेपर भी डालेंगे, वो टेस्ट पेपर के जरिए भी आपको अपने आप को इवैल्यूएट करने में आसानी होगी। बोर्ड एग्जाम के अंदर जब आप डिस्टिंग्विश लिखेंगे तो आपको कितने डिस्टिंग्विश लिखने हैं? 3। 5 में से 3 लिखने हैं। 5 दिए होंगे, आपको कितने लिखने हैं? 3। इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश 2 मार्क का होता है, ओसीएसपी का 4 मार्क का होता है। तो 2 मार्क के लिए कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो हर डिस्टिंग्विश जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आंख बंद करके ये सोचने का कि मैं इसके ऊपर कितने पॉइंट्स लिख पा रहा हूं, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं ये 2-3 पॉइंट से ज्यादा लिख सकता हूं, वही चूज करने का आउट ऑफ द 5। अब यहाँ पे 5 है। चलिए सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड से स्टार्ट करते हैं। ये है अपना डिमांड एनालिसिस का क्वेश्चन। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यार कुछ डिस्टिंग्विश माइक्रो वाले हिस्से से आते हैं, कुछ पीछे से चैप्टर्स में से आते हैं, मैक्रो वाले पार्ट में से। तो सबसे पहले ये डिमांड एनालिसिस का क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स मैंने दिए हैं। व्हेन more quantity is demanded than before at same price, at same price, at same price, at same price। प्राइस नहीं बदला है, सेम प्राइस है, लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गया है। इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड। क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि कोई फैक्टर्स जो हैं वो चेंज हो गए होंगे और उन फैक्टर्स के बदलने से डिमांड पे असर पड़ा, टेस्ट चेंज हो गया, हैबिट चेंज हो गया, उसके वजह से डिमांड बढ़ गया। प्राइस तो सेम है, प्राइस तो सेम है, प्राइस तो समझ में आया? इंक्रीज इन डिमांड क्या है दोस्तों? इंक्रीज इन डिमांड सेम प्राइस पे जब डिमांड बढ़ जाए तो उसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। दूसरी तरफ when less quantity is demanded than before at the same price, it is called as decrease in demand। It is called as decrease in demand। It is called as
आहा, पहला मीनिंग वाला पार्ट समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा, इंक्रीज इन डिमांड टेक्स प्लेस ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस। याद क्या रखोगे? फेवरेबल चेंजेस, यानी अदर फैक्टर्स जो हैं, ये अदर फैक्टर्स जो हैं, ये अगर आपके फेवर में आ जाएं, फेवरेबल चेंजेस, तो फेवरेबल चेंजेस अगर होते हैं तो होता है इंक्रीजिंग डिमांड। मतलब फेवरेबल फैशन है, इनकम हो गया, टैक्स हो गया, पॉलिसीज हो गई, सरकार की योजनाएं आपके फेवर में है, तो आप डिमांड बढ़ा देंगे उस चीज की, आप करेंगे और डिमांड, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो याद क्या रखना है आपको? फेवरेबल चेंजेस। फैक्टर्स अगर आपके फेवर में है तो डिमांड इंक्रीज, फैक्टर्स अगर आपके फेवर में है तो डिमांड इंक्रीज। अगर फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल है, अगर अनफेवरेबल चेंजेस है, मतलब टेस्ट, फैशन, इनकम, टैक्स बढ़ गया, पॉलिसी चेंज हो गई, एडवर्टीजमेंट बराबर नहीं लग रहा है, तो लोगों की पसंद चेंज हो जाती है और उस चीज की डिमांड भी कम हो जाती है। समझ में आया? इंक्रीज इन डिमांड तब होती है जब फैक्टर्स फेवर में होते हैं, और डिक्रीज इन डिमांड तब होता है जब फैक्टर्स अनफेवरेबल होते हैं। अरे समझा क्या? प्राइस तो दोनों में सेम है, प्राइस तो दोनों में सेम है, प्राइस तो दोनों में सेम है, बट फैक्टर्स जो हैं वो बदल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एन इंक्रीज इन डिमांड इज इंडिकेटेड बाय अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू राइट। राइट साइड पे इंक्रीज इन डिमांड कर्व शिफ्ट होता है और यहां पर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता है। बेस्ट पार्ट है, अगर आप चौथा पॉइंट लिखेंगे तो आपको डायग्राम बनाना है। मैंने पहले भी बोला है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज का अगर डिस्टिंग्विश आता है तो डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाते ही पेपर चेक करने वाले के मानसिकता पे असर होता है और वो फट से टिक मार्क देता है और मार्क्स दे देता है। तो डायग्राम बहुत ईजी भी है। आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, गो थ्रू करोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा एक लाइन का ही चेंज है, बाकी तो डायग्राम एकदम सिंपल है। मैंने डायग्राम्स को ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया, मैं लिंक भेज दूंगा आपको, वो देखना। आपको ऑल डायग्राम्स, इकोनॉमिक्स की बुक में जितने डायग्राम है वो सब शॉर्ट में विद कीवर्ड्स बता दिया है, तो एक बार देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। लेकिन डायग्राम ऐसे डिस्टिंग्विश में जरूर बनाओ, इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और पूरे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पहला डिस्टिंग्विश समझा? इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे। अगला डिस्टिंग्विश ले लेते हैं, ये है स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक एंड, दोस्तों स्टॉक एंड सप्लाई फेमस कॉन्सेप्ट है, सप्लाई एनालिसिस चैप्टर का है, बहुत इजी है। दोनों इंटर रिलेटेड टर्म्स लगते हैं लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस भी है। स्टॉक का मीनिंग अगर देखें तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मेरे पास जितना टोटल गुड्स अवेलेबल है उसे कहता हूं मैं स्टॉक। और उस टोटल अवेलेबल में से, शेट्टी, टोटल अवेलेबल में से ऑफर्ड फॉर सेल जो होता है उसे कहते हैं सप्लाई। जो हम उस पर्टिकुलर प्राइस पे एबल और विलिंग हैं और ऑफर कर रहे हैं सेल के लिए, उसे कहते हैं अपन सप्लाई। तो स्टॉक और सप्लाई में छोटा सा ही अंतर है, अवेलेबल तो दोनों हैं, लेकिन ये टोटल क्वांटिटी अवेलेबल और वो द क्वांटिटी विच वी आर एबल एंड विलिंग टू ऑफर फॉर सेल। समझ रहे हो? टोटल क्वांटिटी अवेलेबल फॉर सेल बोले तो स्टॉक, और यहां पे क्या याद रखोगे? क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ सेलर इज एबल एंड विलिंग टू ऑफर फॉर सेल। क्या बोलती है पब्लिक? ऑफर फॉर सेल। क्या बोलते हैं भाई? ऑफर फॉर सेल। हम एक प्राइस पे कितना बेचने के लिए तैयार हैं, वो हमारा सप्लाई है। इजी। स्टॉक किस पे डिपेंडेंट है? प्रोडक्शन पे। सप्लाई किस पे डिपेंडेंट है? स्टॉक पे। अरे समझा क्या? स्टॉक इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन। जितना प्रोडक्शन उतना स्टॉक, जितना स्टॉक उतना सप्लाई, जितना स्टॉक उतना सप्लाई, जितना स्टॉक। और इसीलिए दूसरा पॉइंट बन गया, स्टॉक इज द आउटकम ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई इज डिराइव्ड आउट ऑफ स्टॉक। इजी पीजी, दो पॉइंट क्लियर एकदम। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? स्टॉक कैन बी इंक्रीज इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज। अगर प्रोडक्शन बढ़ाया तो स्टॉक भी बढ़ जाएगा, अगर स्टॉक बढ़ गया तो सप्लाई कैन बी इंक्रीज इफ स्टॉक इज इंक्रीज। मतलब ये दूसरे और तीसरे पॉइंट में तो एक दूसरे से तुलना ही हो रही है, बस बहुत सिंपल वे में बताया जा रहा है कि ये प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है और ये स्टॉक पे डिपेंडेंट है। इजी, 3 पॉइंट बन गए अच्छे से। चौथा पॉइंट अगर लिखने की इच्छा होती है तो याद रखने का, स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है और सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। स्टॉक इज स्टैटिक, सप्लाई इज फ्लो। स्टॉक इज स्टैटिक, सप्लाई इज फ्लो। फिलिप्स में भी आता है, बहुत फेमस है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में।
डन 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 डन। दूसरा डिस्टिंग्विश समझा क्या एवरीबडी? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? दो डिस्टिंग्विश में कुछ डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, चैप्टर नंबर 6। इंडेक्स नंबर में हमने पढ़ा था प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। बहुत सिंपल सा डिस्टिंग्विश है, इजी डिस्टिंग्विश है। याद रखिए यहां पर प्राइस इंडेक्स मेजर्स जनरल चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ गुड्स। अगर आपको प्राइस में कितना बदलाव हुआ वो मेजर करना है तो प्राइस इंडेक्स नंबर से मेजर करना पड़ेगा। और अगर वॉल्यूम, क्वांटिटी, फिजिकल वॉल्यूम में कितना चेंजेस हुआ है वो मेजर करना है तो किससे होगा? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। मीनिंग समझ में आ रहा है क्या ऋषि का? मीनिंग क्या है कि अगर प्राइस में चेंज है वो मेजर करना है तो प्राइस इंडेक्स, अगर क्वांटिटी में चेंज है वो मेजर करना है तो क्वांटिटी इंडेक्स। 2014 की क्वांटिटी 2020 की क्वांटिटी दोनों अलग अलग है, कितना अलग है वो जानना है तो हम क्वांटिटी इंडेक्स से जानेंगे। 2014 का प्राइस और अभी का प्राइस अलग अलग है, कितना चेंज हुआ है वो जानना है तो प्राइस इंडेक्स से चेक करेंगे। गॉट इट? इसके अलावा इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड। जैसे मैंने बोला 2014 और अभी, तो दो टाइम पीरियड्स है ना, तो उसका कंपैरिजन है प्राइस इंडेक्स नंबर। यहां पर सेम कंपेयर्स द लेवल ऑफ आउटपुट बिटवीन टू डिफरेंट। यहां पे प्राइस चेक करता है और यहां पे आउटपुट चेक करता है, प्राइस चेक करता है और यहां पे आउटपुट चेक करता है। समझे? आखिर में आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला। इंडेक्स नंबर का बहुत सारे पेपर्स में एक डिस्टिंग्विश तो दिखता ही है और सबसे इजी पार्ट है इसका, एक पॉइंट ऐसे ही बन जाता है फॉर्मूला से। अगर आपने फॉर्मूला ऐड किया है ना इस चैप्टर का तो एक पॉइंट तो आप लिख ही लोगे आराम से। जैसे यहाँ पे समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100, क्योंकि वो प्राइस है तो P1 P0 आ गया, और यहाँ पे Q1 Q0 आ गया क्योंकि क्वांटिटी है। समीशन Q1 अपॉन समीशन Q0 इंटू 100, समीशन मतलब टोटल। ओके, तो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंटू 100 किया बस। अरे समझा क्या एवरीवन? इजी डिस्टिंग्विश थे। आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेशल असेसमेंट एंड स्पेशल लेवी। छोटा पॉइंट है ये, अगर आपको याद रहेगा तो नॉन टैक्स रेवेन्यू अपन ने पढ़ा है पब्लिक फाइनेंस के अंदर, और नॉन टैक्स रेवेन्यू का अपना कीवर्ड भी है BFGFPS। BFGFPS याद है क्या? कि सरकार टैक्स के अलावा कौन सा पैसा कमाती है, कैसे कैसे सरकार को पैसा मिलता है। तो सरकार को स्पेशल असेसमेंट और स्पेशल लेवी से भी पैसा मिलता है, और उसी का ये डिस्टिंग्विश आ गया है। तो दोनों छोटे छोटे पॉइंट। अब इसका डिस्टिंग्विश कैसे बनाए सर? तो आप दो पॉइंट तो एटलीस्ट लिखने की इसमें कोशिश करो और फिर एग्जाम्पल लिखो। अगर आप एग्जाम्पल के साथ दो ही लिख पा रहे हो तो भी चलेगा। ऐसे डिस्टिंग्विश आते हैं कई बार एग्जाम में। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है, जरा ध्यान से देखना। Special assessment refers to the payment by citizens of a particular locality in exchange for certain special facilities provided to them by the public। तो यहां पे आपको याद क्या रखना है दोस्तों कि ये जो स्पेशल असेसमेंट है वो सिटीजन्स ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटी को मिलता है कुछ स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करने पर। अगर आपको नगर पालिका ने, आपके लोकल अथॉरिटी ने या सरकार ने आपके एरिया के लिए स्पेशली कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की है, पानी का कनेक्शन है या रोड लाइट वगैरह है या रोड कंस्ट्रक्शन है, तो उसके ऊपर जो आपको पैसा भरना पड़ता है उसे कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। और स्पेशल लेवी क्या है दोस्तों? तो स्पेशल लेवी ये हैजार्डस गुड्स के ऊपर, शराब, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू के ऊपर जो सरकार एक्स्ट्रा चार्जेस लगाती है उसको बोलते हैं स्पेशल लेवी। तो याद रखो इधर, कमोडिटीज हुज कंजम्पशन इज हार्मफुल, उसके ऊपर जो टैक्स है उसको क्या बोलेंगे? स्पेशल लेवी। दोनों का फर्क समझ रहे हैं? ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी के लिए है और ये हार्मफुल कमोडिटीज के ऊपर। ये किसके ऊपर है? हार्मफुल कमोडिटीज। इजी बिजी। अब आते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल पे। लोकल बॉडी यानी अपनी महानगर पालिका, जिला परिषद कैन लेवी स्पेशल टैक्स, उसी स्पेशल टैक्स को बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। इजी एग्जाम्पल है, ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। लोकल बॉडी चार्जिंग अ स्पेशल टैक्स टू द लोकेलिटी पीपल इन द एरिया, इट इज टर्म्ड एज स्पेशल असेसमेंट। दूसरी तरफ ड्यूटीज लेविड ऑन वाइन, ओपियम और अदर इंटॉक्सिकेंट इज कॉल्ड एज स्पेशल लेवी। एग्जाम्पल हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में उसने क्या लिखा है? द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न रेवेन्यू
थ्रू प्रोविजन ऑफ स्पेशल फैसिलिटी, फैसिलिटी देकर पैसे कमाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव, कि आप लोग ऐसे चीजों को मत खरीदो, कंजम्पशन उसका कम कर दो, इसीलिए ये टैक्स लगाया जाता है। द ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ सच कमोडिटीज। अरे समझा क्या? ये डिस्टिंग्विश ऐसा रेयर है, कम आता है, ये लिखने की प्रैक्टिस करो। आपको टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं मिलेगा शायद, लेकिन पॉइंट तो मिल जाएगा, वो पॉइंट के बेसिस पे ही ये बनाया गया है। ओके एवरीवन, आ सकता है ऐसा एग्जाम में, स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल लेवल, इजी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। देखो आपको समझ गया होगा, 5 में से आखिरी के 2 तो क्लियरली अपने को पीछे वाले चैप्टर्स में से आए हैं, स्टार्टिंग के 2-3 जो थे वो स्टार्टिंग के 6 चैप्टर में से थे। हर पेपर में आपने ये ऑब्जर्व किया रहेगा, अभी तक अपन ने 3 पेपर्स के डिस्टिंग्विश लिए और हर एक में आपने ये देखा रहेगा कि कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स में से आते हैं, कुछ कोई भी ऐसा कभी भी बहुत रेयर होगा कि सब कुछ पहले 6 में से ही आ गया। तो कोई अगर तुमको बोलता है कि भाई पहले 6 चैप्टर पढ़ ले बस, तो सरासर बेवकूफ़ी है। कोविड से पहले, पोर्शन चेंज होने से पहले ऐसा होता था कि हम सिर्फ माइक्रो का पार्ट पढ़ के जाते थे, पूरा पेपर लिख सकते थे इकोनॉमिक्स में। लेकिन अभी इकोनॉमिक्स वैसा नहीं है, मेरे पे भरोसा मत करो, बोर्ड का जो वेटेज है वो देख लो। बोर्ड के वेटेज में इकोनॉमिक्स के अंदर हर चैप्टर को या तो 7 मार्क है या तो 8 मार्क है, 7 मार्क है या तो 8 मार्क है, मतलब कोई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और कोई चैप्टर एकदम खराब ऐसा है ही नहीं। इकोनॉमिक्स पूरा कॉन्सेप्चुअल गेम है, इकोनॉमिक्स में आपको हर चैप्टर पढ़ना चाहिए। भले आप IMP आंसर्स के थ्रू उसको पढ़ो, लेकिन हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना ही चाहिए, ताकि आपको मालूम रहे कि ये कौन से चैप्टर का और उसके हिसाब से आप आंसर लिख सको। अगर आप सोचोगे मैं यार ये चैप्टर ही पढ़ के जाऊं और पूरा पेपर लिख दूं, तो इकोनॉमिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। OCSP में ऐसा हो सकता है कि अपन ने ये चैप्टर पढ़ा, हो गया, पेपर आ जाएगा, लेकिन इको में ऐसा नहीं होगा। प्लीज बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड अंडरस्टैंड द क्रक्स और समरी ऑफ ऑल द चैप्टर्स प्रॉपरली। ओके, ये अब ट्रेड वाला चैप्टर है अपना, और यहां पर आपको आखिरी चैप्टर का ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं इंटरनल ट्रेड मतलब अपने बाउंड्री के अंदर, देश के अंदर ही व्यापार हो रहा है तो उसे कहते हैं इंटरनल ट्रेड। देश के बाहर व्यापार हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, तो उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अरे समझा क्या? इजी पहला पॉइंट। इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड, इट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। सिंपल है भाई, मतलब अगर तुमने 10वां चैप्टर ऑप्शन में छोड़ा था और तुमको नहीं भी आता तो भी तुम लिख सकते हो ना, ये तो बेसिक है एकदम यार, कुछ है ही नहीं इसमें। मतलब बोर्ड तो चाहता है कि ले 2 मार्क्स, इतना इजी है। फिर गुड्स प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र आर सोल्ड टू उत्तर प्रदेश इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल ट्रेड, अपनी 2 राज्यों के बीच में हो रहा है। और यहां पे इंडिया इंपोर्ट्स पेट्रोलियम फ्रॉम इराक एंड एक्सपोर्ट्स टी टू सिंगापुर, ये 2 देशों के बीच का व्यापार है, तो ये इंटरनेशनल हो गया, कुछ भी हार्ड नहीं है। इट डज नॉट रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि इसमें फॉरेन एक्सचेंज का कोई लेवा देवा ही नहीं है, ये तो अंदर ही अंदर हो रहा है, अपनी करेंसी का एक्सचेंज है। और यहां पे फॉरेन एक्सचेंज का एक्सचेंज हो रहा है, इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिकॉज इट इज बिटवीन 2 डिफरेंट कंट्रीज। इजी है। तो यहां पे दोस्तों अपन ने 5 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश कर लिए, ये 5 लिख के प्रैक्टिस करो। लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो खाली ऐसी हवा में रह जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आगे का पार्ट पीछे का सपाट हो जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर टू रिपीट एंड रिपीट टू रिमेंबर। थियरी सब्जेक्ट्स के अंदर अगर कुछ पढ़ भी लिया है ना, तो उसको वापस पढ़ना जरूरी है, इससे ही आपका काम फिट, मामला हिट और एग्जाम सुपर हिट होएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 5 डिस्टिंग्विश समझे होंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मीट अगेन विद सम मोर क्वेश्चंस। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।